हाँ यहाँ आओ भाई। केजीएस में हो आप? नमस्ते। ये पंखा बंद करवा दो। और कौन सा बंद करवाना है? अब आधे पंखा बंद करवाएंगे, आधे पंखा चलवाएंगे। पंखा वो बंद करवाएंगे जो नहाए नहीं है। अब पंखा वो चलवाएंगे जो नहाए हैं। नहाए हैं तुम्हें गर्मी लगेगी, भीड़ है तो। लगाओ भाई। क्या हुआ? यार ये सब काम पहले से थोड़ा सा रखा करो। मेरी क्लास रहे तो 3:30 बजे नीचे मिलो, तुरंत पीपीटी लगाओ और जब मैं आऊं तो यहां मेंटेन मिले। ऐसा काम मत किया करो। चलो तब तक, जब तक नहीं लगा रहे हैं, शायरी ही सुन लो। किसी ने लिख के रखी, बड़ी बढ़िया शायरी है। सुबह तक कैसे गुजरी है, ये बात वो अब पूछती है। रात टूटे हुए तारों का सबब पूछती है। तू अगर छोड़ कर जाने पर तुला है तो जा, जान भी जिस्म से जाती है तो कब पूछती है। ये लाइब्रेरी वाले हैं। अच्छा, जो लोग शराब और मैखाना वाली शायरी लिखते हैं उनकी तो बिल्कुल नहीं पढ़ता। ये शराब मैखाना कौन लिखता है? ये तो मेरी ही शायरी है, किसी ने लिख के भेज दी है। सुनाई देता हूं। मैं गांठ हृदय के खोलूं क्या, कंधों पर सिर रख रोलूं क्या। तुम आंखों से सब पढ़ लो ना, मैं मुंह से आखिर बोलूं क्या। ये इश्क मोहब्बत प्यार वफा, तुम छोड़ चले मैं ढोलूं क्या। कुछ दूर अभी अंधियारा है, मैं साथ तुम्हारे होलूं क्या। आधे को तो समझ ही नहीं आया होगा। लग गया। एक शिकारी से पूछा गया कि उसके बैग में कितने पक्षी हैं, तो उसने कहा 6 को छोड़कर से सभी गौरैया है, 6 को छोड़कर से सभी कबूतर, और 6 को छोड़कर से सभी बतखे हैं। तो उसके बैग में कुल कितने पक्षी हैं? इस प्रश्न को करने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला, बेसिक न्यूमेरेसी के अकॉर्डिंग आप एक्स वाई जेड कुछ मान करके आप हल करो। दूसरा रास्ता है हमारे पास कि हम ऑप्शन सी को हल करें। किससे हल करना चाहते हो? तीसरा तरीका भी है। ठीक है, तीसरा भी बताऊंगा। चलो, मैंने पहले गलत ऑप्शन उठाऊं या सही? गलत ऑप्शन उठा लेते हैं। मान लो मैंने 18 उठा लिया कि कुल पक्षी हैं 18। तो कह रहा है
18 में से 6 को छोड़कर, 6 छोड़ देंगे तो कितने बचे? 12। 12 क्या है? गौरैया। छह को छोड़कर से सभी कबूतर हैं, तो 18 में से 6 छोड़कर शेष क्या होंगे? कबूतर। और 6 को छोड़कर से सभी क्या हैं? इस हिसाब से तो 36 हो गए, जबकि होने कितने चाहिए? 18। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है? चलो हमने 9 लिया, 6 को छोड़कर से सभी गौरैया हैं, 6 को छोड़कर शेष कबूतर हैं, 6 को छोड़कर से सभी बतखे हैं। तो टोटल कितने हो गए? और इधर भी कितने हैं? तो 9 और 9 बराबर। तो ऑप्शन ए इज द। अब ईमानदारी से बताना, जब मैं इसको हल कर रहा था तो मैंने महसूस किया कि कुछ लोग इस प्रश्न को देख के बड़े कष्ट में हैं। और जिसको जिसको तकलीफ हुई हाथ उठाए। हुई तो औरों को भी है ना? अब आप में से किसी को खड़ा करूं, वो खड़ा होके हमें समझाए कि ये हुआ कैसे। और सबको समझ में आ गया है? तो जिन्होंने हाथ नहीं उठाया था उनमें से किसी एक को खड़ा करूं मैं, वो मुझे एक्सप्लेन करेगा? बोलो हाँ। ठीक है, आप खड़े हो जाओ। नहीं नहीं, वो खड़ा हो गया। चलो, क्या हुआ ये? नहीं, ये तो फिर 9, जैसे ये 3 3 3 9 हुआ, तो ये तो 9 तिरिक 27 होगा। फिर मैंने यहां 9 क्यों लिखा? बताओ, एक्सप्लेन करो। ठीक है, बैठ जाओ। कोई एक्सप्लेन करेगा? कौन कौन एक्सप्लेन कर सकता है? जब ये 3 3 3 9 होता है, तो 9 9 9 27 होना चाहिए, है ना? कौन एक्सप्लेन करेगा? बस हाथ उठाओ। और वही खाली पीछे वाले दोनों में हाथ उठा रहे हैं, आगे से कोई उठा नहीं रहा। आप उठा रही हैं? हाँ, चलो बताओ। बढ़िया। चलो एक प्रश्न लिखो। एक व्यक्ति, हाँ बिल्कुल, 9 ही उसके बैग में पक्षी हैं, इसलिए कोई बात नहीं, आई कैन एक्सप्लेन सेकेंड टाइम। लिखो, एक व्यक्ति अपने ससुराल जा रहा था, उसके हाथ में एक बैग था, झोला, बैग था। जब वो ससुराल पहुंचा तो उसकी सास ने पूछा कि तुम्हारे बैग में क्या है?
तो उसने कहा, चार को छोड़कर शेष सभी सेब हैं। चार को छोड़कर शेष सभी सेब हैं। क्या लिखाया था? सेब लिखा है ना? हाँ तो ठीक है। अच्छा, वो वाला सेब समझ लिए क्या, भुजिया वाला? एप्पल, एप्पल लिखो, एप्पल। फिर फिर सास ने पूछा और क्या है? तो उसने कहा, चार को छोड़कर शेष सभी अमरूद हैं। शेष सभी अमरूद हैं। अमरूद, चार को छोड़कर शेष सभी अमरूद हैं। फिर पूछा और क्या है? तो कहा, चार को छोड़कर शेष सभी आम हैं। तो ज्ञात कीजिए उसके झोले में कुल कितने फल थे? कितने? इधर देखिए, माना उसके बैग में कुल एक्स फल थे। मान लिया एक्स थे। अब एक्स में अलग अलग कैटेगरी हम डिफाइन करेंगे। चार को छोड़कर से सभी एप्पल हैं। तो एक्स में से चार घटाएंगे तो क्या आएगा? एक्स में से फिर चार घटाएंगे तो आएगा अमरूद। एक्स में से चार घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? यानी एक्स माइनस फोर सेब है, एक्स माइनस फोर अमरूद है, एक्स माइनस फोर क्या है? आम है। यही तीनों फल होंगे। ये सेब है, ये अमरूद है और ये आम है। अब अगर आम अमरूद सेब को जोड़ दें तो टोटल फल के बराबर हो जाएंगे। आइए जोड़ देते हैं। एक्स माइनस फोर प्लस एक्स माइनस फोर प्लस एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू, क्योंकि टोटल फल तो एक्स है। एक दो तीन, तीन एक्स, एक दो तीन, चार तिहाई 12 माइनस 12 इक्वल टू एक्स। तो 3x माइनस एक्स इक्वल टू 12। तो 2x इक्वल टू 12। तो x इक्वल टू कितना आ गया? यानी उसके झोले में केवल 6 फल थे। अब आप देखो सिद्ध कैसे होगा। 6 में से 4 घटा देंगे तो 2 सेब हो गए। 6 में से 4 घटा देंगे 2 अमरूद हो गए। 6 में से 4 घटा देंगे 2 क्या हो गए? तो टोटल कितने हो गए? 6। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। अब ये हुआ बिना ऑप्शन वाले क्वेश्चन में आप x मान के लगाएंगे। ऑप्शन चूंकि एग्जाम में दिया रहेगा तो आप वहां पर ऑप्शन के सहारे काम चला सकते हैं। अब जिसको समझ में ना आ रहा हो अब वो हाथ उठाए। आ रहा है समझ में? ठीक है।
नोट कर लो भाई। अब इसके पहले वाला कर लीजिए। माना कुल पक्षी x, तो कह रहा है 6 को छोड़कर, तो x-6 गौरैया होंगे, x-6 कबूतर होंगे, x-6 बतखें होंगी। तीनों को जोड़ देंगे तो x के बराबर हो जाएगा। तो x-6 प्लस x-6 प्लस x-6 इक्वल टू x। तो 3x माइनस 18 इक्वल टू x। 3x माइनस x इक्वल टू 18। नो, ठीक है, समझ में आया? अब थोड़ा कठिन तो पढ़ना पड़ेगा ना। क्या हुआ? थर्ड रूल। एक स्टूडेंट पूछ रही है थर्ड रूल। हाँ, स्टाइल देखो, हमने कहा एक लड़की पूछ रही थर्ड रूल, तो करे आप ही तो बोले थे अभी थर्ड। अब बड़े इसी स्टाइल जैसे बोला, आप ही तो बोले थे अभी थर्ड। इसका मतलब समझते हो? एक ही शब्द को आप अलग अलग तरीके से कहेंगे तो कभी वो प्यार से बोला गया शब्द होगा, कभी अधिकार से भरा बोला गया शब्द होगा, और कभी कभी क्या होगी? धमकी। ये लगता है बुंदेलखंड की है, धमकी दे रही। तीसरा मेथड, इसको हटा दो, नोट हो गया ये? तीसरा मेथड, प्रश्न सामने हो, आप बैठे हो, आपने प्रश्न पढ़ा, नहीं आया, जहां लग जाए वहीं पे टिक कर दो। समझ गए? इसको पढ़िए। इसको लगता है जिसको दोनों मेथड नहीं समझ में आया वो लोग थर्ड मेथड के इंतजार में थे कि थर्ड वाला, थर्ड यही है। जो ना समझ में आया ऊपर वाले का नाम लो, कार्यक्रम करो।
जिसका अरेंज हो जाए तुरंत हाथ उठाना। अब कितने लोगों का बन गया? क्यों नहीं सेट हो रहा है क्या? हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा? नहीं, अब तक हो जाना चाहिए ना। ऑनलाइन वाले भी शांत हो गए हैं सब। हट जाऊं सामने से? आया? आपका आया? नहीं आया।
दरअसल ये प्रश्न मैंने कभी किसी क्लास में कराया ही नहीं है ना? तो ये लिखी पेपर आउट है नहीं। जब पेपर आउट नहीं होगा तो करने में दिक्कत आएगी। मेरे पास ऐसे बहुत से पेपर रखे हुए हैं जो अभी तक आउट नहीं हुए हैं, मैं आपको वही प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए एनीवे, अब ऊपर करिए सिर। प्रश्न खुद बताता है कि मैं गलत हूं या सही हूं, उसके लिए हमें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं होती। वैसे भी सैटरडे के दिन, शनिवार होता है ना, तो मैक्सिमम लोग छुट्टी मना लेते हैं। कुछ चले गए होंगे संगम किनारे, अब कल से संन्यास ले लेंगे वहीं से नहा के, है ना? मेरे एक बात समझ में नहीं आती यार, एक बात बताओ, अपनी कमजोरी अगर समय रहते पता चले तो बेहतर है या आंख बंद कर लेना बेहतर है? एक बहुत फेमस कहावत है कि कबूतर के सामने जब बिल्ली बैठ जाती है तो बिल्ली कबूतर को खाएगी, कंफर्म है। तो कबूतर बिल्कुल आप जैसा ही होता है, वो उड़ने की कोशिश नहीं करता कि उड़ के भाग जाए, वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। और जब कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेगा, आप भी अपनी आंखें बंद करके देखो, मैं दिखूंगा नहीं। आपकी आंखें बंद हो गई, मैं नहीं दिखूंगा, लेकिन मैं तो यहां खड़ा हूं ना। इसे कबूतर जब आंख बंद कर लेगा, उसको लगता है बिल्ली है ही नहीं, तो बिल्ली तो अभी मारेगी थोड़ी देर में। आपसे पहले भी बहुत से लोग इस दौर में आए, तैयारी करे, चले गए हैं। मैं केजीएस की बात नहीं कर रहा हूं, केजीएस तो 2022 में स्टार्ट हुआ, उससे पहले बहुत संस्थानों में। तो वापसी करने के बाद ना बड़ा दर्द होता है, फिर आपसे कोई काम होगा नहीं। अभी भी समय नहीं बिगड़ा है। अब आप कहेंगे सर केवल इसको आ जाने से सीसेट ही तो पास करना है ना? ये सीसेट कम, ये बुद्धिमत्ता से रिलेटेड ज्यादा है। इट्स रिलेटेड टू योर आईक्यू लेवल। और अगर आप इसे नहीं सोच पा रहे हो, इसका मतलब आईक्यू कमजोर है। और जब आईक्यू कमजोर है तो जाहिर सी बात, आप फाइट कैसे करोगे? और आपकी फाइट ऐसे लोगों से है जो ऑलरेडी आईक्यू के मामले में बेहतर कंडीशन में है। जब मैं कहता हूं ना कि किसी को भी आईएएस तैयारी करनी हो, अगर वो मेरे से एडवाइस ले, तो मैं उसको यही कहूंगा कि तुम 8 महीने केवल 2 काम करो। एक तो अपने एप्टीट्यूड पे फोकस करो, सोचना सीखो। और दूसरा, अपने कम्युनिकेशन में फोकस करो। कम्युनिकेशन मतलब किसी भी टॉपिक पे तर्क सहित अपनी बात रखना। अगर आपको रखने का मौका नहीं मिल रहा है तो लिखो। अगर आप किसी भी भिन्न भिन्न टॉपिक लेकर के आप लिखना शुरू करेंगे तो अपने आप तर्कशील हो जाएंगे। उसके बाद 8-10 महीना इतना जब कंप्लीट हो जाए, आप पहलवान बन जाओ, फिर अखाड़े में उतर जाओ, सिलेक्शन होगा। निम्नलिखित सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़िए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। किसी संगठन में 7 कर्मचारी ए बी सी डी ई एफ और जी है। इनमें से 3 एमबीए, 2 स्नातक और 2 मैट्रिक हैं, यानी 7 है मामला। वे तीनों अलग अलग समूह 1, 2, 3 में कार्य करते हैं। प्रत्येक समूह में एक एमबीए धारक और कम से कम एक स्नातक अथवा मैट्रिक पास कर्मचारी है। बस काम शुरू। समूह नंबर 1, 2 और 3 यहीं सॉल्व करूं या फ्रेश पेज कर दूं? यहीं करूं, दिखता रहेगा। 1, 2, 3 समूह हो गए। हमारे पास 3 एमबीए हैं। खैर ये लिखने की जरूरत नहीं। वे कहता है प्रत्येक समूह में एक एमबीए धारक है। प्रत्येक समूह में एमबीए, एमबीए, एमबीए। चूंकि व्यक्ति है 7 और समूह है 3, तो जाहिर सी बात है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ नहीं होगा। प्रश्न ही बताएगा क्या करना है। 2 मैट्रिक है, आप ऐसे लिख लो, 2 मैट्रिक और 2 ग्रेजुएट, जीआर जीआर, इन्हीं को सेट करना है। प्रत्येक समूह में कम से कम एक स्नातक अथवा मैट्रिक पास कर्मचारी है एमबीए धारक के साथ। डी एक एमबीए धारक है तथा वो समूह 3rd में एक मैट्रिक पास ए के साथ है। डी
डी एक एमबीए धारक है और समूह थर्ड में एक मैट्रिक पास ए के साथ है। ए के साथ है, एक मैट्रिक समाप्त हो गया। दूसरा मैट्रिक पास समूह एक में केवल ई के साथ है, केवल ई, यानी ऊपर वाले में अब केवल दो ही रहेंगे, केवल ई के साथ है, तो केवल ई ये हो गया एमबीए और एक मैट्रिक वाला यहां होगा। एक बड़ी अच्छी लाइन बोला है, प्रत्येक समूह में एक एमबीए धारक को कम से कम एक स्नातक अथवा एक मैट्रिक पास कर्मचारी है। ठीक है, अब एक मैट्रिक यहां हो गया, एक मैट्रिक यहां हो गया। अब यहां जो होगा वो क्या होगा, ग्रेजुएट होगा। एक ग्रेजुएट और सेट होगा, या तो यहां या तो यहां, या तो यहां या तो यहां। यहां सेटअप कोई नहीं होगा, यहां केवल दो रहेंगे, उसने केवल लगा दिया ना। एक एमबीए धारक एफ बी के साथ कार्य करता है। एमबीए धारक एफ किसके साथ कार्य करता है, बी के साथ कार्य करता है, जो जी के साथ कार्य नहीं करता। एक स्नातक धारक जी, इसका मतलब जी क्या है, स्नातक है। एक स्नातक धारक जी सी के साथ कार्य नहीं करता। ठीक है, ये बन गया। जी की दुश्मनी बी से भी है और सी से भी। एक एमबीए धारक एफ बी के साथ कार्य करता है, जो जी के साथ कार्य नहीं करता। जो जी के साथ कार्य नहीं करता, बी यहां आ गया। अब हमें एक ग्रेजुएट भी मिल गया, एक मैट्रिक मिल चुका है। अब एक और मैट्रिक और ग्रेजुएट बटा है। उसने कहा एक स्नातक धारक जी सी के साथ कार्य नहीं करता, तो सी यहां जाएगा। ठीक है, डी एक एमबीए धारक व समूह थर्ड में एक मैट्रिक पास ए के साथ कार्य करता है। ठीक है, दूसरा मैट्रिक पास समूह एक में केवल ई के साथ कार्य करता है। एक एमबीए धारक एफ बी के साथ कार्य करता है। एक एमबीए धारक एफ बी के साथ कार्य करता है, जो जी के साथ कार्य नहीं करता। ठीक है, जो जी के साथ कार्य नहीं करता। एक स्नातक धारक जी सी के साथ कार्य नहीं करता। बन गया। अब जिसका ये बना हुआ है उसका सही है, और किसका किसका सही है, जिनका ना भी हो हाथ उठा लो। कॉन्फिडेंस बताता है कि सामने वाले का यही है। ठीक है, नोट कर लीजिए जिसको करना हो।
प्रश्न को लिखने में और फोटो खींचने में समय ना बर्बाद करो, प्रश्न को देखो, हल करो। जैसे ही क्लास खत्म होगी वैसे ही मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये हो गया, इसे बताने की भी जरूरत, एकदम आसान है। क्या बताना है? किसी को लगता हो तो बता दो। आपका नहीं हुआ? ABCD 5 चित्र बनाने हैं, शेरों के, पक्षियों के, गायों के, ताजमहल के और कार का। ABCD और E बना दिए। अभी चित्र बनाएंगे। ये जीवित प्राणियों का चित्र नहीं बनाता। इसका मतलब ये या तो ताजमहल का बनाएगा या तो कार का। सी गाय का चित्र बनाएगा। सी गाय का चित्र बनाएगा, गाय वाला हिस्सा हो गया। बी ने जिन चीजों को खुद प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा उनका चित्र नहीं बना सकता। उसने कभी ताजमहल नहीं देखा है और कभी शेर नहीं देखा है। ठीक है। डी कार का चित्र बनाएगा। डी कार का चित्र बनाएगा। तो एक डेटा हमने ये यूज कर लिया, एक डेटा ये यूज कर लिया। अब यहां आ जाओ। ए जीवित प्राणियों का चित्र नहीं बनाता, तो इसका मतलब ए शेर का नहीं बनाएगा, पक्षी का नहीं बनाएगा, गाय भी जा चुकी है। ताजमहल और कार, कार जा चुकी तो किसका करेगा? अगर ये नहीं आ रहा है तो समझ लो फिर क्या ही आएगा। अब कह रहा है बी के बारे में। बी ने कभी ताजमहल नहीं देखा, कभी शेर नहीं देखा। अब दो ही बचे हैं, शेर और पक्षी। तो शेर नहीं देखा है तो किसको देखा होगा? पक्षी को। इसको तो सभी लोगों ने बना लिया, बना करके अपने आप को फील भी कर रहे थे कि अब कर लूंगा मैं। मैंने जानबूझ के दिया था कि थोड़ी हिम्मत आ जाए, नहीं तो आज सैटरडे है, कल संडे, परसों से फिर कोई आएगा नहीं, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। फिर वो होमगार्ड और कांस्टेबल पे फोकस करेगा, इस बार वाले पे। कई लोगों ने भरा है। अब आप समझेंगे मुझे कैसे पता चलता है। जहां जितने साइबर कैफे वाले हैं ना, लगभग मुझको जानते हैं। वो पूरा प्रयागराज में पूछ रहा है, यहां भी कौन नहीं जानता है हमको।
तो साइबर कैफे वाले बताते हैं कि सर वो केजीएस के स्टूडेंट आते हैं, सबने होमगार्ड का भर रखा है। अब एक आईएएस आईपीएस वाला किया जाए, थोड़ी और फील आया है ना। चलो, इसमें डेटा और भी है। एक काम करो, ये डेटा तो मैं आपके सामने दे ही दूंगा, ये 3 है। ये 2 डेटा पहले आप नोट कर लो, ये 2 डेटा आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, ये वाले 2 डेटा नोट कर लीजिए। उसके बाद वो वाला क्वेश्चन में फिर से इस पे शो कर दूंगा। कौन सा व्यक्ति आईपीएस है, ठीक है। देखो,
ऑनलाइन वालों क्लास रुकती नहीं है, आप क्वेश्चन सॉल्व किया करो। जब मैं दिखता नहीं थे लोग लिखते हैं क्लास रुक गई है। क्लास रुकी नहीं है, लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, आप भी करो, आंसर ही ले आओ। हो गया। चलिए, निम्नलिखित जानकारियों को पढ़िए, उसके बाद आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 व्यक्ति राम, श्याम, मोहन, जय और अजय, जो 5 भिन्न व्यवसायों आईपीएस, आईएएस, आईपीएस, जज, नेता और डॉक्टर है। ये 5 फ्लैट 1, 2, 3, 4, 5 नंबर में रहते हैं। इनमें से 3 व्यक्ति 3 जानवरों, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश में से कोई एक पालते हैं। अब निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। ये नाम होंगे, ये फ्लैट हैं, ये उनका व्यवसाय है, और जिसको पालेंगे वो यहां होगा। अच्छा, बड़े घरों में आप दिल्ली वगैरह जाएंगे, जितने बड़े बंगले मिलेंगे, वहां आदमी मिले या ना मिले, कुत्ता जरूर मिलेगा। कुछ दिन बाद वो बंगला भी कुत्ते के नाम हो जाता है। सच में। अब कुत्ता भी जब अपने बंगले में घूमता है तो बड़ी स्टाइल में घूमता है, लोगों को देख देख के सोचता है देखो मैं बंगले में हूं। कभी बड़ा जो बड़े बंगले में कुत्ता हो उसको ध्यान से देखना, कुत्ता एक समय के बाद फील करने लगता है कि मैं ही आदमी हूं। डॉक्टर और श्याम क्रमशः फ्लाइट नंबर 1 और 2 में रहते हैं। डॉक्टर और श्याम। फ्लाइट नंबर 5 वाला जानवर नहीं पालता, जबकि राम फ्लाइट नंबर 4 में रहता है। और ये जानवर नहीं पालेगा, बस इसे क्रॉस कर दो, जानवर यहां नहीं होंगे। राम को जानवर पालना पसंद नहीं है, लेकिन जज और नेता को पसंद। इसका मतलब समझते हो, जज और नेता भी यहीं आएंगे। इसको जानवर पालना पसंद नहीं, 5 नंबर को। राम को भी जानवर पालना पसंद नहीं है, लेकिन जज और नेता को पसंद है। यहां डॉक्टर आ चुका है तो जज और नेता यहीं आएंगे, है ना। जज ऑब्लिक लीडर और जज ऑब्लिक लीडर। हर प्रश्न से वहीं से थीम निकालना सीखिए। जय जज है, अजय खरगोश पालता है। मोहन आईएएस है, जबकि श्याम बिल्ली पालता है। श्याम बिल्ली पालता है। जय जज है, जबकि अजय खरगोश पालता है। जय जज है,
और अजय क्या पालता है? क्या आप काट रही हो? हाँ, क्या पाल रहे हो दोनों? मोहन आईएएस है जबकि श्याम बिल्ली पालता है। मोहन आईएएस है तो मोहन क्या है? और राम कौन है? और ये कौन है? ठीक है, खरगोश बिल्ली हो गई, कुत्ता कौन पालेगा? हो गया। जिसका ये है उसका आंसर सही है। किसका किसका है? लेकिन आप टाइम बहुत ले रहे हो। इसको सेट करने में मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट लगना चाहिए। जिस दिन ऐसा आ जाए कि आप 1.5 से 2 मिनट में इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप का मतलब ये नहीं हुआ मार्केट खरीद के, क्योंकि मार्केट में जो पजल टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं वो या तो बैंकिंग के हैं, या तो एसएससी लेवल के, या तो काइट मैट वाले लेवल हैं। ये सीसेट लेवल है, यानी प्रश्न में लॉजिक भी है, बहुत इजी भी नहीं है, बहुत टफ भी नहीं है, और कोई भी समझदार व्यक्ति 2 मिनट में इसको अरेंज कर लेगा। जिस दिन आप 2 मिनट में अरेंज करने लगना, समझ जाना कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं। चलो, खुश होने का समय आ गया। इस डेटा से 5 प्रश्न हैं, और ये यूपीएससी 2018 का प्रश्न भी है। समझ में आ रहा है?
लेते हैं। ए पढ़ रहा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। हाँ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। जो इसमें भी नहीं हाथ उठा रहे हैं वो आज शाम का टिकट का पैसा लें हमसे। एकदम आसान प्रश्न है ये, शर्म नहीं आती। ऑप्शन ए, इसका मतलब गड़बड़ है। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए, अच्छा वही है, सी पढ़ रहा है। ए, बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक, ऑप्शन ए। यार ये एकदम आसान था, इसको क्यों नहीं कर पा रहे हो कुछ लोग? नहीं, जो लोग किसी में हाथ नहीं उठाए उन महान क्रांतिकारियों की बात कर रहा हूं। कुछ इसलिए नहीं उठाते कि बार बार उठाने में दिक्कत होगी ना। 4 छात्र हैं, 4 शहर हैं, 4 तरह के कॉलेज हैं और 4 राज्य हैं। वेरी सिंपल। 4 व्यक्ति, 4 शहर, 4 विषय, 4 राज्य। डी असम में पढ़ रहा है, डी असम में पढ़ रहा। आर्ट्स कॉलेज शहर यस में है जो राजस्थान में, इसको छोड़ देंगे। ए कॉमर्स में है, ए कॉमर्स में है। बी शहर क्यू में पढ़ता है, बी शहर क्यू में पढ़ता है। अब ए से रिलेटेड एक डेटा मिल गया, एक बी से एक डी से। अब उसने कहा साइंस कॉलेज केरल में, अभी इसको छोड़ दो। फिर उसने कहा आर्ट्स कॉलेज शहर यस में है, तो आर्ट्स कॉलेज यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता क्योंकि शहर यस है। और कहां है? राजस्थान, तो यहां नहीं हो सकता, यहीं होगा। आर्ट्स कॉलेज शहर यस में है, और कहां है? राजस्थान में। साइंस कॉलेज केरल में है। अब असम राजस्थान नीचे है, ऊपर कॉमर्स है, तो यहां क्या होगा? ये कहां है? तो असम राजस्थान केरल, एक क्या गुजरात? कॉमर्स साइंस आर्ट्स इंजीनियरिंग। अब पी और आर से रिलेटेड कोई डेटा नहीं दिया, क्या होगा? पी ऑब्लिक आर और ऑब्लिक, ये वैसे जैसे चंपानगर और बस्ती कर चुके हो ना। ओके,
क्या हुआ? किसी को डाउट है? अब सोचो 2018 का प्रश्न है ये। 2018 में जिसने इसको बना लिया उसने 5 प्रश्न कर लिया था। पेपर 2019 से टफ हुआ था। ये तब तक है जब अच्छे दिन चल रहे थे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ठीक। इसका मतलब 2021 का प्रश्न कर लिए। ऑनलाइन वालों ने भी कर लिया।
ये हो गया। ऑप्शन ए, डी, आप लोगों के भरोसे टिक कर रहा हूं। सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा की आवाज बहुत तेज आई है ना। नटवर सिंह, सलीम अली द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी? बड़ा जोश है ना। यही होता है जब सही समय आ जाता है। ए, बी, या जोश आ गया। मैं यही सोच रहा हूं, लोगों को लग रहा था अब कुछ होगा नहीं, तब तक ऊपर वाले की कृपा से सेटिंग हो गई। आज चूंकि सैटरडे है, कल होगा संडे, कल होगी छुट्टी, परसों से नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, कोई भी जो तुमको पसंद होगा वही करते। और इस टर्म में मेरी क्लास 27-28 तक होगी। 28 के बाद मैं दिल्ली रहूंगा और दिल्ली से 15-20 दिन बाद फिर वापस आऊंगा। तो 20 दिन बाद लगातार जो बचे हुए टॉपिक होंगे वो और प्लस कॉम्प्रिहेंशन मैं करवाऊंगा, यानी फिर समापन यही प्रयागराज में होगा। ठीक है, आपको पहले एडवांस शेड्यूल बता दिया। दूसरी बात, इस टॉपिक से संबंधित और भी जितने भी प्रश्न हैं, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो कंडीशनल होंगे। कंडीशनल का मतलब, यदि बरसात होगी तो बस नंबर ए और बी लखनऊ जाएंगी। यदि धूप खिली हुई होगी तो बस नंबर बी और सी वाराणसी जाएंगी। यदि हवा तेज चल रही होगी तो बस नंबर ए, सी और डी कानपुर जाएंगी। यानी डेटा जो होगा वो कंडीशन से रिलेटेड होगा। उसके बाद जो प्रश्न पूछेगा, हर एक प्रश्न में यदि शब्द का इस्तेमाल होगा, इफ इंग्लिश में और हिंदी में यदि। हर प्रश्न में कंडीशन देगा और हर प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा। ये एडिशनल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसको आप घर पे ट्राई करना। इससे पहले भी हम लोग यदि वाले कुछ प्रश्नों में कर चुके हैं। वहां मैंने आपको बताया था कि यदि के दो अर्थ होते हैं, पहला वास्तविक में ऐसा हो और आभासी तौर पे ऐसा। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो टॉपिक हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग के किए, हमारे ख्याल से आपका क्लॉक टॉपिक नहीं हुआ है ना। क्लॉक मैंने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि मुझे लगा लोग जो है कैलकुलेशन से परेशान हैं, इसलिए मैंने क्लॉक टॉपिक को उस समय छोड़ दिया था। तो अपकमिंग क्लासेस में किसी दिन कवर करेंगे। और जितना प्रॉब्लम सॉल्विंग हमने कराया, स्टार्टिंग में इसलिए कराया कि आप सोचना सीख जाएं, समझना सीख जाएं, प्रश्न देख के फाइट करना सीख जाएं। अब जैसे यही प्रश्न था, डेटा तो बड़ा ही था, प्रश्न आसान था। इससे पहले वाले में भी प्रश्न आसान था पर डेटा तो बड़ा था, लेकिन आपने फाइट किया। जब आप फाइट करेंगे तो आपके अंदर हिम्मत आएगी। मैं यही चाहता, इसीलिए नहीं तो मैं कैलेंडर के बाद क्लॉक करवाता, फिर अदर्स टॉपिक पे आता। लेकिन मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग पहले इसलिए कराई कि लोग सोचना सीख जाएं। पता चला मैं पढ़ा हूं, सामने वाला सोच ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इससे संबंधित जो अन्य प्रश्न होंगे वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब मैं कुछ प्रश्न और करवाऊंगा आपको आज की बची हुई क्लास में, लेकिन पहले मैं आपको सुनाता हूं मेरी पहली हवाई जहाज यात्रा।
देखो हमें याद रहता है ना, हमें पता था किस दिन सुनाना है। क्या हुआ? नहीं, अच्छा हवाई जहाज की याद आ रही थी, पर आनंद लेके सुनना। क्या कह रहे हो? क्या याद आके आंसू निकल रहे हैं? नहीं नहीं, दरअसल आज ये लाइट मेरी आंखों में बहुत तेज लग रही है, चुभ रही है। अब या तो दो रास्ते, या तो कल से काला चश्मा लगा के आऊं पढ़ाने, या तो ऐसे टोपी लगा लूं, तो ये टोपी से ये वाला एरिया कवर हो जाता है ना, फिर आंखों पे नहीं आएगा, है ना। और या तो सोच रहा हूं पंजाबी या हरियाणवी फिल्म में काम करने लगूं। लाइट कैमरा एक्शन वहां भी होता है, यहां भी होता है, मेरी सेटिंग भी है। कई डायरेक्टर मेरे मित्र हैं, कह दूं यार अब कुछ फिल्मों में काम दो, बहुत दिन हो गया। क्या कह रहा है? तुमको भी ले चलेंगे अपने साथ। बात है 2016 की। उससे पहले हवाई जहाज से आने जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। मुझे लगता था हवाई जहाज मान लिया कभी भी गिर गई तब, तो ट्रेन बढ़िया AC टू AC फर्स्ट में कराइए, रिजर्वेशन आइए जाइए, ट्रेन की साधन बढ़िया है। उस समय मुझे जाना था गुजरात, बड़ोदरा। मुझे नहीं जाना था, कोई बुला रहा था, करा है। वहां एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, बावरिया इंजीनियरिंग कॉलेज, आप गूगल पे सर्च करोगे, बहुत बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज है गुजरात का, बड़ोदरा में, और बहुत फेमस है। वहां होना था सेमिनार। हमारे एक परिचित थे, बहुत दिन से कह रहे थे, हमने कहा ठीक है हम आएंगे। अब दिल्ली से गुजरात जाने के लिए ट्रेन से ज्यादा तो समय लगता, और इत्तेफाक से जिस महीने में वो बुला रहे थे वो फरवरी मार्च का महीना था। फरवरी मार्च का महीना था, तो उस समय सीसैट बहुत टॉप पे चलता रहता है ना, जहां भी क्लासेस होती है लोग बुलवाते हैं। तब तो खैर मैं सीसैट पढ़ाना लगभग बंद ही कर दिया था। एक सज्जन के यहाँ कुछ बच्चे आते थे, वहां चला गया था, क्लास लेता था। तो जब मैं पहली बार टिकट मुझे मिला हवाई जहाज का, मैं बड़ा खुश हुआ। मन में शंकाएं भी थी, शंकाएं थी कि अगर हवाई जहाज गिर गया तो। खैर गया, पहले हवाई जहाज के बारे में सर्च किया, एयरपोर्ट पहुंचा, एयरपोर्ट में चेकिंग करा के फ्लाइट उड़ने के 4 घंटे पहले ही पहुंच गया। मुझे था फ्लाइट छूट न जाए। मैंने फ्लाइट के बारे में पढ़ा था कि 2 बातें। पहला कि जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बंद कर दिए जाने चाहिए, क्योंकि उससे फ्लाइट उड़ने में बाधा पैदा होती है, दुर्घटना हो सकती है। दूसरा, मैंने फ्लाइट के बारे में सुना था कि उसमें एयर होस्टेस होती है। 2 ही बात सुनी। इसमें ताली क्यों बजा रहे हो? तो जब मैं फ्लाइट में बैठ गया, मेरे साथ ये पहली घटना घटी। तो मेरे बगल वाली सीट पे एक पहलवान, लगभग 6 फीट का, उसके हाथ होते ना इतने मोटे मोटे, टैटू बनवाया, बैठ गया। इतने में एयर होस्टेस आई, उसने घोषणा किया कि हम लोग वी आर रेडी फॉर द टेक ऑफ। आप लोग अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण या तो फ्लाइट मोड में उपयोग करें या तो ऑफ कर दें। सब लोग करने लगे, हमने भी करके रख लिया। हम तो स्विच ऑफ ही कर लिए कि मान लिया मेरी वजह से फ्लाइट ना उड़े। अब मेरे बगल वाला जो पहलवान था, वो ना तो फ्लाइट मोड पे कर रहा है और ना स्विच ऑफ कर रहा है, वो मोबाइल चलाए पड़ा है। अब धीरे धीरे हवाई जहाज रनवे की ओर जा रहा है और मेरी आत्मा डर गई। मुझे लगा ये पहली हवाई जहाज यात्रा ही आज आखिरी है, और ये कोई खतरनाक अपराधी है जो आज फ्लाइट प्लेन को उड़ा देगा। अब मैं सोच रहा हूं मैं बात कहूं तो किससे कहूं। पायलट आगे है, उसने अपना बॉक्स बंद कर लिया है। एयर होस्टेस दिख रही थी 3, इतनी सुंदर थी कि उनसे बात करने का मन नहीं कर रहा था। और मुझे एक तरफ पता चल रहा था कभी थोड़ी देर बाद फ्लाइट टेक ऑफ होगी और इसकी मोबाइल की वजह से उड़ जाएगी। फिर मैं हिम्मत किया, जैसे हमारी एयर होस्टेस से नजर मिली,
मैंने कहा एक्सक्यूज मी, ऐसे आई मेरे पास, बोली जी सर, मुस्कुरा के ही बोली। बोली जी सर। हमने कहा मुझे कुछ बात करनी है। कहा प्लीज सर बताइए। हमने कहा यहां नहीं। कह नहीं सर आप बता सकते हैं, हम करना अकेले में। अब वो घबरा गई। अच्छा बगल में मेरे पहलवान बैठा था, अगर मैं बताता ये आतंकवादी है तो मुझे उड़ा देता हो। अब मैं उसको कैसे बताऊं कि मुझे क्या कष्ट है। वो चली गई, जाके अपने जो दूसरी थी एयर होस्टेस उसको बताई को जो बैठा है ना, वो कह रहा है अकेले में बात करेगा। तो जब दोनों आपस में बात करी तो मैंने दोनों को बुला लिया। अब दोनों बड़े ताजुब में कि अकेले से तो एक से तो बात कर सकता है आदमी, अकेले में दो से कैसे बात करेगा। दोनों आई। जी सर। हमने कहा आपसे कुछ बात करनी है। कहीं बताइए, दोनों खड़ी हो गई, बताइए। हमने कहा यहां नहीं, अकेले में। अब दोनों वो भी अनकंफर्टेबल। फिर वो गई एक क्रू मेंबर को पकड़ के ले आई, लड़का था। तीनों आए, बोले सर बताइए। हमने कहा बात करनी है लेकिन अकेले में। और जो एयर होस्टेस थी घबरा रही थी, मतलब कितना हिम्मती आदमी है ये। तो अब चूंकि वो तीन हो गए, कहे ठीक है सर आइए। तो फ्लाइट के वो जो बैक साइड वाला पोर्शन होता वहां लिख गए कि हाँ बताइए। हमने कहा मेरे बगल में एक आतंकवादी बैठा है। उन लोगों ने कहा सर आपको कैसे पता चला। हमने कहा आपने जब कहा कि सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मोड फ्लाइट मोड में कर लें, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण या स्विच ऑफ कर दें, तो सबने तो कर लिया, उसने नहीं किया है। और अभी थोड़ी देर में फ्लाइट उड़ जाएगी। तीनों खूब हंसे। हंसने के बाद बोले कि ये आपकी पहली यात्रा है। हमने कहा हाँ। तो पहले तीनों ने कहा बधाई हो। हमने कहा बधाई क्यों करे, ऊपर जाने के समय में बधाई कौन देता है। तो बोले सर ऐसा कुछ नहीं है, जिन लोगों ने फ्लाइट मोड में कर लिया अच्छी बात है, जिन्होंने स्विच ऑफ कर लिया और अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी ने नहीं किया है तो अब जैसे ही फ्लाइट अप कंडीशन में जाएगा उसका इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने आप फ्लाइट मोड में आ जाता है, फिर वो चलेगा नहीं। हमने कहा धन्यवाद। तब से आज तक मैं उस यात्रा को नहीं भूल पाया, उस पहलवान को नहीं भूल पाया, और एयर होस्टेस को कौन भूलना चाहेगा। ऐसा कुछ था नहीं, मैंने जोक सुनाया है केवल, ऐसा ही था। ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। क्या कह रही है एयर होस्टेस, क्या बोली थी। नहीं पूछो बताऊंगा। क्या जाना चाह रहे हो, मजाक ले रहा था ना। चलिए अब एयर होस्टेस को याद करते हुए इस प्रश्न को करिए, और अगर ये हो जाए फिर हाथ उठाइए। जिसका हो जाए तुरंत हाथ उठा देगा। हो गया ऑप्शन।
ऐसे नहीं, बड़े ईमानदारी से। इतनी शानदार कहानी आपको सुनाई पहली हवाई यात्रा, इसलिए नहीं कि आप उसको भूल जाएं, इसलिए सुनाया कि ये प्रश्न मुझे कराना था। मैंने सोचा था जिस दिन सही समय आएगा उस दिन बताऊंगा, फिर प्रश्न करवाऊंगा। एकदम ईमानदारी से बताना, आप में से कितने लोगों को प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा है, ये बताएं। ये होती है ईमानदारी वाली बात। बहुत बढ़िया। जबकि ये प्रश्न भाई और बहन से संबंधित है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके माता पिता यानी आपके मम्मी पापा के कुल 5-6 संतान होंगी। कौन कौन है? ठीक है, ठीक है बेटा, खड़े हो जाओ। कुल कितने बच्चे हैं? 5 भाई, यानी आपके माता पिता के 6 संतान हैं। ठीक है। आपके कितने भाई हैं? 5। इसीलिए प्रश्न, अब आप सोचिए कि एजुकेशन में कितना बड़ा बवंडर है, कितना गड्ढा है कि लोग बेसिक चीजें हैं, जो छोटी छोटी बेसिक्स बातें नहीं पता। माता पिता बेचारे प्राइमरी में भेज दिए, मास्टरों ने अपने स्तर से 6 क्लास में भेज दिया, पढ़ा पढ़ा के। फिर 6 से 10 तक पहुंचाए, बोर्ड में नकल कराए, 12th पास कराए, ग्रेजुएट बना दिए। छोटी छोटी बात ही नहीं पता। कोई ऐसा इस क्लास में जिसके माता पिता के 3 या 4 पुत्र हों और 2 या 3 पुत्रियां हों? ठीक है, खड़े हो जाओ बेटा। कुल कितने पुत्र और कितनी पुत्रियां हैं? 6 पुत्र, आप ये बताइए आपके कुल कितनी बहनें हैं और आपके भाई कुल कितने हैं? इस प्रश्न का उत्तर आ गया? नहीं है? प्रश्न समझ में आया? ठीक है, बैठ जाओ। अब जैसे आप मेल हो, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। जैसे आप पुरुष हो, मेल हो, तो ये जो आपके माता पिता के 6 पुत्र हैं उनमें एक आप भी हो। अब आपसे पूछा जाएगा आपके कितने भाई हैं? 5। और बहन कितनी है? ये समझ में आ रहा है कि नहीं? अब मान लिया उन 4 बहनों में एक आप हो। ठीक है, मान लिया इन्हीं के परिवार से हो, एक बहन आप हो। अब आपसे पूछा आपके भाई कितने हैं? इनमें से एक लड़की बोल ही नहीं रही है कि सर किसको बहन बनाए हैं, हम बोलेंगे ही नहीं, है ना? कोई बहन बनने को तैयार नहीं है। हाँ, बहन बनने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सही बात है। एक यार रील में देखा, एक लड़की आगे जा रही थी, पीछे पीछे एक लड़का आ रहा था, कहता है चलती क्या है 9 से 12। उसने कहा ठीक है चल। अब वो कहा कि मैं तो ऐसे छेड़ रहा था बहन जी। नहीं, मैं तो ऐसे ही छेड़ रहा था। उसने कहा तो फिर मैं छिड़ गई, लेके चलो 9 से 12। उसने कहा बहन जी आप तो मेरे पीछे पड़ गई हैं। उसने 2 थप्पड़ मारा। कहा बहन जी क्यों बोलता है? कहा अभी मैं पुलिस को बुलाता। कि पुलिस को क्या बताएगा कि मैं छेड़ रहा था? तो मान लो एक बहन आप हो। अब आपके कितने बहनें हैं? 3, क्योंकि आप पुत्रियों में आती हो। पुत्रियां हैं 4, तो आपके बहनें कितने होंगी? 3। और भाई कितने होंगे? 6। अब जो लोगों को प्रश्न नहीं समझ में आ रहा, समझ में आ गया? अभी भी जिसके ना आ रहा हो वो हाथ उठाए। अब कोई दिक्कत नहीं, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। आपके माता पिता के कुल कितने संतान हैं? 2 भाई? पापा पूछ रहा हो, भाई नहीं।
आपके माता पिता के कुल कितने संतान हैं? दो, एक, दो, और दोनों क्या हैं? यार भाई तुम्हारे हैं, मम्मी पापा के कौन है वो? क्या कह रही है, 18 है? बैठ जाओ। आपके माता पिता के दो पुत्र हैं, ठीक है, उनमें से एक महान आप ही हो। अब ये बताओ आपके भाई कितने हैं? एक। प्रश्न तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? अपने पे गुजरती है, किसको नहीं समझ में आता? एक क्लास में ऐसे ही मैं 4-5 बार से इस प्रश्न को समझा रहा था, और समझाने के बाद पूछू कि जिसको ना समझ में आया हाथ उठाए, कोई ना कोई हाथ उठाई दे। 7-8 बार समझाया, पूछा आप सबको क्लियर? एक तब खड़ा हो गया, कहा मुझे नहीं क्लियर। हमने कहा क्यों नहीं क्लियर है? कहा सर बात जम नहीं रही। हमने कहा क्या नहीं जम रही? कहा सर आप पूछ रहे हो कि आपके माता पिता के कितनी संतान है, मुझे पता है। उसने अपने बारे में बताया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? जितना मम्मी पापा ने बताया उतना मुझे पता है कि हमारे मम्मी पापा के 6 संतान है ना? समझ गए? चलो अब प्रश्न पे चलते हैं। किसी परिवार में प्रत्येक पुत्री के भाइयों की संख्या उसकी बहनों की संख्या के समान है। प्रत्येक पुत्र के बहनों की संख्या उसके भाइयों की संख्या की दुगनी है। परिवार में कुल कितने पुत्र हैं? आप इनमें से कोई भी ऑप्शन कहो, मैं उठा लू। कौन सा उठा लू? ए से उठाता हूं कि मान लो परिवार में कुल 2 पुत्र हैं, तो कह रहा है किसी परिवार में प्रत्येक पुत्री के भाइयों की संख्या बहनों की संख्या के समान है। तो मान लो कोई एक पुत्री है, तो इसकी बहनें कितनी हैं? 2। और इस हिसाब से भाई भी कितने हुए? 2। अगर ऑप्शन ए मान के चलेंगे तो इससे हमें यह पता चलता है कि इस परिवार में 3 पुत्री और 2 पुत्र। यही समीकरण बनेगा, है ना, कि पुत्री और पुत्र के संख्या समान है। अब इसका उल्टा चलते हैं। दूसरा समीकरण है प्रत्येक पुत्र के बहनों की संख्या उसके भाइयों की संख्या की दुगनी है। अब 2 पुत्र हैं, 3 में से एक को बाहर किया, इसके भाई कितने होंगे? 1। और बहन कितने होंगी? 2। 2 कौन बोला? क्यों, एक संसार छोड़ देगी यार? उसके यही है भाई बहन का चक्कर लोगों। अभी यही मैं रख देता कि बाबू और सोना, 3 बाबू है 2 सोना, या 2 सोना है 3 बाबू, तो अभी सबको क्लियर हो जाता। ये भाई बहन वाले चक्कर क्लियर नहीं होता। लेकिन यार मेरे कॉलेज के टाइम एक लड़का पढ़ता था, बहुत बड़ा बाबा था, बहुत बड़ा बाबा। बताऊंगा किसी दिन, पहले इसको समझने की जरूरत है। मान लो आपके मम्मी पापा के 3 पुत्री और 2 पुत्र हैं। अब आप फील करो कि आपके माता पिता के 5 संतान हैं, जिनमें से 3 पुत्री और 2 पुत्र हैं, ठीक है? चलिए फिर समझाता हूं। एक पुत्री बाहर आई, इससे पूछा गया कि आपके कितने बहनें हैं, तो क्या बताएगी? 2 बहन होंगी।
क्योंकि एक तो स्वतः है। भाई कितने हैं तो बोलेगी 2, तो भाई और बहनों की संख्या समान हो गई। यही कह रहा है ना, प्रत्येक पुत्री के भाइयों की संख्या बहनों की संख्या समान है। पहला समीकरण सेट हो गया। फिर उसने कहा समीकरण नंबर 2, प्रत्येक पुत्र के बहनों की संख्या उसके भाइयों की संख्या की दुगनी है। तब 2 में से एक पुत्र को मैंने बाहर निकाला, इसके भाई कितने होंगे 1, और बहनें कितनी हो जाएंगी 3, तो ये संख्या तो 3 गुना हो गई ना, जबकि प्रश्न में क्या कह रहा है 2 गुना हो। इसका मतलब जो हम सोच रहे हैं क्या है, गलत। अगर हम मान ले कि उस परिवार में 3 पुत्र और 4 पुत्रियां हैं, यानी आपके मम्मी पापा के कुल 7 संतान हैं, जिनमें से 3 पुत्र और 4 पुत्रियां हैं। ये हमने क्यों माना, क्योंकि ऑप्शन बी में 3 है, तो ए नहीं हो पाया तो हम बी ट्राई करेंगे। अब देखो, एक पुत्री को बाहर निकाला, इसके बहनों की संख्या कितनी होगी, 3 बहनें होंगी, और भाई भी कितने होंगे, संख्या बराबर होगी। यह है समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 कह रहा है प्रत्येक पुत्र के भाइयों की संख्या, है ना, या प्रत्येक पुत्र के बहनों की संख्या उसके भाइयों की संख्या की दुगनी है। एक पुत्र को हमने बाहर निकाला, इसके भाई कितने बचेंगे और बहनें कितनी होंगी, ये दुगना हो गया। इसका मतलब प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्लियर है। जो प्रश्न पूछता है थोड़ा सा और प्रश्न टेक्निकल क्यों होता है, देखो ये प्रश्न बड़ा आसान था, पर सुनने में पढ़ने में बड़ा टेक्निकल सा लग रहा था। और जितनी आसानी से भी यहां सेट हो रहा है एग्जाम में, उतनी आसानी से सेट होगा नहीं, है ना। जैसे लोग मुझसे पूछते हैं सर किस बुक से प्रैक्टिस कर लूं, तो मैं कहता हूं यार मार्केट में जाके आप जो मन में आए वो खरीद लो। मैं किसी बुक का नाम नहीं बताता, क्योंकि आई नो अबाउट दिस कि देयर आर नो एनी बुक इन द मार्केट अबाउट द सीसेट लेवल। मतलब बाजार में सीसेट लेवल की बुक ही नहीं है। सीसेट का मतलब क्या होता है, ये देखिए, ये प्रश्न एकदम आसान है। भाई बहन का मामला है, घर परिवार का मामला है, घर में एडजस्ट होना है। लेकिन यह प्रश्न अपने आप में भाषा के तौर पे इतना टेक्निकल है कि हैंडल नहीं होगा। अगर आप ऐसे प्रश्न को करने के आदी नहीं होंगे तो एग्जाम में हैंडल नहीं होगा, और 2.5 मिनट में आंसर भी नहीं आएगा, और यदि आएगा तो गलत आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। प्रयागराज में ही हूं भाई, प्रयागराज में ही पढ़ा रहा हूं अभी, इसके बाद दिल्ली की सेवा होगी। यह आखिरी प्रश्न था। यह टॉपिक आपका पूरी तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग समाप्त हुआ। हम लोग सोमवार यानी मंडे से नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, और मुझे लगता है अब क्लॉक पढ़ाने में कोई दिक्कत, अब इतने समझदार आप हो गए हैं, आप थोड़े बहुत कैलकुलेशन कर लेंगे। तो मंडे को हम लोग घड़ी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक चाय नाश्ता कर लो।